अभ्यास एकेडमी के इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने लास्ट वीडियो में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके क्लासिफिकेशन चालू किया था। क्लासिफिकेशन के अंदर दो टाइप्स थे, उसके अंदर से एक टाइप हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। कौन सा था? क्लासिफिकेशन पहला वाला था ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स सॉलिड के अंदर किस तरह से अरेंज किए हुए हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज के वीडियो में उसका सेकंड क्लासिफिकेशन वो किसके बेसिस पे है? तो वो क्लासिफिकेशन बेसिस पे है उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ऑन नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ओके, अभी ये जो क्लासिफिकेशन होगा वो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। दो टाइप्स लास्ट वीडियो में देखे थे हमने, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। एमोर्फस के रिगार्डिंग अभी कोई बात नहीं होगी। जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन होगा। इसमें कौन से चार टाइप्स आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के? तो एक होगा आयोनिक सॉलिड, दूसरा होगा कोवेलेंट सॉलिड, तीसरा होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड और चौथा है मेटालिक सॉलिड। ये चार टाइप को हमें आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी आयोनिक और कोवेलेंट नाम सुन के आपने ऐसा अंदाजा तो लगा ही दिया होगा कि उसके अंदर कौन से बॉन्डिंग बनते होंगे। आयोनिक है तो उसमें आयोनिक बॉन्ड होगा, और कोवेलेंट सॉलिड है तो उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, मेटालिक सॉलिड है तो मेटालिक बॉन्ड, और मॉलिक्यूलर हो गए तो उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन है वो हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेकंड क्लासिफिकेशन। किसके बेसिस पे? सेकंड क्लासिफिकेशन बेसिस पे है based on the nature of intermolecular force। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसको आप क्लासिफिकेशन किसका बोल सकते हो? क्रिस्टलाइन सॉलिड का भी आप क्लासिफिकेशन बोल सकते हो। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट क्या है? आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड, अभी आयोनिक सॉलिड की बात हो रही है, आयोनिक की बात हो रही है, तो बट ऑब्वियस उसके अंदर आएगा क्या? उसका मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा? तो मेन कॉन्स्टिट्यूट क्या है? आयन। मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूट क्या होगा? आयन। आपको पता है आयन कितने टाइप के होते हैं? आयन दो टाइप के होते हैं। एक क्या होगा? कैटायन, और दूसरा क्या होगा? एनायन। कैटायन का चार्ज क्या होगा? कैटायन का प्लस और एनायन का माइनस। ठीक है, कैटायन का प्लस चार्ज और एनायन का माइनस चार्ज। ये कैटायन और एनायन एक दूसरे से कोई फोर्स से कनेक्टेड होंगे, और वो फोर्स क्या होगा? बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे एनसीईआरटी में कोलम्बिक फोर्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो कैटायन और एनायन है वो एक दूसरे से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से कनेक्टेड होंगे, और वही जो बनता है वो क्या होगा? कोई आयोनिक सॉलिड होगा। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल जो बेसिक एग्जांपल हम लेते हैं वो ले लेते हैं, क्या? NaCl, जिसके आयन क्या होंगे? Na प्लस एक कैटायन होगा, Cl माइनस एक एनायन है, और वो कनेक्टेड होगा किससे? कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, और सॉलिड बनाएंगे कौन सा? NaCl। इसके अंदर Na प्लस जनरली क्या होगा? जो भी कैटायन होंगे मोस्टली मेटल ही होंगे, और उसमें सामने जो एनायन होंगे वो जनरली नॉन मेटल होंगे। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, मतलब कनेक्शन होगा, वो किसके बीच में होगा? जनरली मेटल और नॉन मेटल के बीच में ये बॉन्डिंग बनेगा। ठीक है, तो ये कैटायन हो गया, एक एनायन हो गया, बॉन्डेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किससे? एक एग्जांपल ले लेते तो NaCl, Na प्लस एंड Cl माइनस। यहां तक समझ में आ गया? अभी ये जो आयोनिक सॉलिड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये जो आयोनिक सॉलिड है कैसे होते हैं? हार्ड एंड ब्रिटल। जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है उस टूट भी जल्दी जाता है। ठीक है,
तो ये कैसे हो गए, हार्ड एंड ब्रिटल। थोड़ा ये बॉन्डिंग क्या होगा, तोड़ने के लिए मतलब एकदम स्ट्रांगली थोड़े कनेक्टेड हो गए। फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। आप सॉल्ट को धूप में रख दो तो वो थोड़ी ना लिक्विड एकदम से हो जाएगा, तो लिक्विड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही का मतलब क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा। तीसरा क्या है, कंडक्टिविटी। दे आर कंडक्टिविटी they are bad conductor in solid state but good conductor in a liquid state or aqueous state। एक्वियस का मतलब क्या, अगर उसको पानी में मिक्स कर दिया हो वैसा, ठीक है। तो हार्ड एंड ब्रिटल, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अभी ये पॉइंट समझने लायक है कि वो कंडक्टर तो है, लेकिन कौन से स्टेज पे, जब वो एक्वियस फॉर्म में होगा तब, मतलब पानी में मिक्स किया होगा तब। लेकिन अगर वो सॉलिड में है, जैसे आपका घर का नमक जो किसके फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, तो वो ना तो कोई कंडक्टिविटी ट्रांसमिट करेगा, ना हीट करेगा, ना इलेक्ट्रिसिटी करेगा। अभी ऐसा क्यों, तो मान के चलो कि कोई एक लाइन है, इसमें से मुझे इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से एंटर होगी तो उसको यहां तक लाना है। अभी भी किसी चीज को यहां से यहां लाना है, मुझे कोई चीज को पहुंचाना है, तो बीच में क्या चाहिए, कैरियर चाहिए, जो क्या करे, यहां से इसको ले और यहां तक उसे पहुंचा दे, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग हो जाएगा। लेकिन वो यहां से यहां लाके कौन देगा, तो लाने वाला तो कौन है, आयनिक सॉलिड। लेकिन वो सॉलिड NaCl के फॉर्म में है, ना ही वो Na प्लस और Cl माइनस सेपरेट फॉर्म में है, मतलब वो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। ये फ्री नहीं है कि वो इसको यहां से ले जा सके, इसीलिए सॉलिड में पॉसिबल नहीं है कि वो कंडक्टिंग हो, मतलब एक करंट, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सके सॉलिड फॉर्म में, वैसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोई फ्री आयन नहीं है। वो फ्री आयन होते तो वो इसको लेके यहां तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक्वियस फॉर्म में क्या होता है, जब भी आप सॉल्ट को पानी में मिक्स कर दो तो उसमें मेल्ट हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो जो NaCl है वो सेपरेट होके क्या बन जाएगा, NaCl हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, केटायन और एनायन में दो सेपरेट हो जाएगा। अभी ये फ्री है, किसी के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो ये आपका काम कर देंगे, क्या करेंगे, यहां से इलेक्ट्रिसिटी को यहां तक पास करने में आपकी मदद कर सकते हैं। मतलब ये फ्री आयन हो गए, तो फ्री होने के बाद वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और उसमें 1 मार्क का रीजन भी पूछता है कि जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड कंडीशन में, सॉलिड फेस में बैड कंडक्टर है, लेकिन एक्वियस स्टेट में वो कैसे है, गुड कंडक्टर है। ठीक है, अभी इस कंडक्टिविटी को हम टेम्परेचर के हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, कंडक्टिविटी विल बी, क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी। तो किसी भी सॉलिड कंडीशन में उसके टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, वो बहुत जल्दी सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू करेगा। वो किस में जाएगा, लिक्विड में। और हमें मालूम है जैसे ही वो लिक्विड मतलब एक्वियस स्टेट में जाने ट्राई करेगा, लिक्विड में पहुंचने की ट्राई करेगा, तो उसके आयंस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। जितने आयंस ज्यादा सेपरेट होंगे उतना वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेके एक और से दूसरी ओर पहुंचाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना वो पहुंचाएंगे ज्यादा, उतनी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी उसकी, हाई। दैट मीन्स व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज्ड। कंडक्टिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, सो ये क्या है, आयोनिक सॉलिड।
कॉन्स्टिट्यूट क्या है उसका, आयन, आयन से बने हुए, कौन से आयन, कैटायन और एनायन, दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स। एक एग्जांपल हमने लिया था NaCl, Na+Cl-, जो दो आयन है वो कनेक्टेड है बाय द बॉन्डिंग ऑफ अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे है उसमें, हार्ड एंड ब्रिटल है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई है, फिर bad conductor in a solid state but good conductor in a liquid state. And the last point, when we increase the temperature of ionic solid, that conductivity also increased. Okay? तो ये पूरा क्या हो गया, फर्स्ट आयोनिक सॉलिड। अभी हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, कोवैलेंट सॉलिड। सो कोवैलेंट सॉलिड के अंदर बॉन्डिंग कैसा बनेगा, बॉन्डिंग तो कोवैलेंट ही होगा। 11th क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हो कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं। सेकंड है हमारा कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड, इसके लिए क्या आना चाहिए, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, तो वो करते हैं कुछ ना कुछ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से ये क्या बनते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। एक तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके अंदर बनते हैं, तो वो हमेशा नॉन मेटालिक सॉलिड, जो नॉन मेटल्स है उनके बीच कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। आयोनिक बॉन्ड क्या था, तो एक कैटायन था जो सॉलिड था और एक एनायन था वो मेटल था, और ये क्या हो गया, नॉन मेटल। तो वो मेटल और नॉन मेटल के बीच के अंदर जो बनता है। लेकिन ये क्या है, कोवैलेंट सॉलिड हमेशा नॉन मेटल के बीच में ही वो उसका बॉन्डिंग होगा, और इसके थ्रू क्या बनेगा, वो कोवैलेंट सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो एक टाइप का क्या हो गया, नॉन मेटालिक सॉलिड हो गया। कैसे वो बॉन्डिंग बनाते हैं, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो कोवैलेंट सॉलिड जो बनते हैं वो दूसरी एक चीज क्या होता है, कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड के अंदर क्या होता है, हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अभी ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का मतलब क्या, कि कोई एक बॉन्डिंग बन रहा है, तो एक ये बन गया, उसके बाद 2, 3, 4, मतलब ये पूरी चेन फॉर्म में होगा, यहाँ पर 3 डायमेंशनली चेन स्ट्रक्चर में होगा। सो उसके अंदर क्या होगी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होगी। ओके, सो डायरेक्शनल इन नेचर, और ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी की वजह से जब भी वो मॉलिक्यूल्स देगा तो वो कैसे देगा, जायंट मॉलिक्यूल्स देगा। वो हमें कैसा मॉलिक्यूल, जायंट मॉलिक्यूल्स, जो भी होगा एक ये चेन बन के पूरा स्ट्रक्चर बना होगा, और वैसे जायंट मॉलिक्यूल्स वो हमें देगा। अभी ये कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्डिंग बनते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड की वजह से इस सॉलिड क्या हो गया, कोवैलेंट सॉलिड हार्डेस्ट सॉलिड, हार्डेस्ट सॉलिड होंगे। ठीक है, तो ये कैसे सॉलिड हो गए, हार्डेस्ट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयोनिक सॉलिड का तो ज्यादा है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। इवन ये मेल्टिंग पॉइंट से मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचे उससे पहले क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाते हैं, दे आर डिकम्पोज बिफोर रिच टू मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट तक पहले वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएंगे। ठीक है, सो एक कोवैलेंट सॉलिड है, कैसे बने होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट सॉलिड से डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, जिसके थ्रू वो क्या देगा, जायंट मॉलिक्यूल्स देगा। जायंट मॉलिक्यूल्स और ऐसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, एकदम स्ट्रॉन्ग, जिसके लिए वो सॉलिड कैसे हो जाएंगे, हार्डेस्ट सॉलिड हो जाएंगे। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसको मेल्ट करना या बॉयल करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। दे आर डिकम्पोज, और ये डिकम्पोज हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले, क्योंकि उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वहां तक आप टेम्परेचर दे जाओ तो वो क्या हो जाएगा, वहां तक पहुंचने से पहले ही वो डिकम्पोज हो जाता है बिफोर रिच टू द मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, यूजुअली
कोवेलेंट सॉलिड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूजुअली क्या होता है कि जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं। अभी ऐसा क्यों? तो हमने आयोनिक सॉलिड में देखा कि कंडक्टिंग होने के लिए, कंडक्टिव प्रॉपर्टी होने के लिए उसके अंदर कोई ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो क्या करते हैं, हीट या इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाते हैं। कोई वे चाहिए, कैरियर चाहिए। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं। मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचता ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके अंदर आयन नहीं है। दो चीज होनी चाहिए, या तो आयन होने चाहिए, फ्री आयन, जो Na+ और Cl- सेपरेट थे वैसे ही, आयन तो है नहीं इसमें, या तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो कहीं पर भी बॉन्ड नहीं बनाते, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। वो वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। तो वो क्या काम करेंगे? वो हमारा काम कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाए। लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है, तो इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसमें कंडक्टिविटी कहां से आएगी? सो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके लिए मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके अंदर कंडक्टिविटी भी नहीं होगी। सो दे हैव नॉट एनी फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई वो क्या हो गए? बैड कंडक्टर हो गए। लेकिन मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है यूजुअली। यूजुअली मतलब सारे कोवेलेंट सॉलिड बैड कंडक्टर है ऐसा मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। कुछ ऐसे भी है जो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर है। तो वैसे मैं दो एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ। कोवेलेंट सॉलिड में कौन से एग्जांपल आएंगे? सिलिकॉन कार्बाइड भी है जो क्या बोलते हैं? हम कोवेलेंट सॉलिड में बोलते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट दो है वो यहाँ पर मैं लिखता हूँ। दोनों क्या है? कार्बन के एलोट्रॉप्स ही है। एलोट्रॉप्स मतलब समझ गए होगे, उसका अलग अलग स्ट्रक्चर कार्बन का। एक है यहाँ पर डायमंड और दूसरा है ग्रेफाइट। दोनों कार्बन के स्ट्रक्चर है। कैसे जुड़े होते हैं इसमें कार्बन? तो यहाँ पर बीच में एक कार्बन होगा, ये यहाँ बॉन्ड करेगा, शेयरिंग करेगा दूसरे कार्बन से, ऐसे एक होगा यहाँ पर और ये कार्बन यहाँ पर। ऐसा कुछ डायमंड का स्ट्रक्चर होगा। और इस स्ट्रक्चर को हम कैसा स्ट्रक्चर बोलते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। कार्बन की फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? 4, और उसने पूरे 4 वैलेंसी अपने 4 कार्बन के साथ अटैच कर दिए। मतलब उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो मूविंग कौन होगा? कुछ नहीं, तो कंडक्टिंग भी नहीं है। तो डायमंड क्या होते हैं? बैड कंडक्टर। डायमंड क्या हो जाएंगे? बैड कंडक्टर हो जाएंगे। थर्ड, डायमंड क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड। क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल। ठीक है। सो डायमंड का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे है कि वो भी कोवेलेंट सॉलिड है, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन करके ही वो बॉन्ड बनाते हैं। हार्डेस्ट भी है, बैड कंडक्टर भी और टेट्राहेड्रल। लेकिन उससे ऑपोजिट कौन सा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन का स्ट्रक्चर देखे तो कैसे होता है? तो एक कार्बन यहां पर ऐसे, उसके लेयर के नीचे ही दूसरा लेयर, और इस तरह से दोनों लेयर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ओके, इसके अंदर ही एक बनेगा ऐसे कुछ करके, पूरा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। अभी ये ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखो, एक कार्बन कितने कार्बन के साथ कनेक्टेड है? 3 कार्बन। यहाँ पर कार्बन कितने थे? 4 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये 3 कार्बन का कनेक्टेड है, मतलब उसके अंदर एक पैर पड़ी रही जो क्या हो गई? उसने कोई भी बॉन्ड नहीं बनाया, तो वो क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ग्रेफाइट क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट हो जाएगा गुड कंडक्टर
ग्रेफाइट क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर। सेकंड, वो हार्डेस्ट नहीं होगा, जितना डायमंड है वो हो जाएगा सॉफ्ट मटेरियल। ओके। और ग्रेफाइट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो कैसे, लुब्रिकेंट, गुड लुब्रिकेंट। वो एज ए लुब्रिकेंट भी कहीं पर इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं। कहां पर, जहां हाई टेम्परेचर हो और लुब्रिकेंट चाहिए तो ये ग्रेफाइट का यूज कर सकते हैं। अभी ग्रेफाइट लुब्रिकेंट के लिए क्यों काम आता है, क्योंकि ये जो लेयर है उसके बीच का डिस्टेंस 340 पिकोमीटर है। कितना, 340 पिकोमीटर। अभी इतने ज्यादा डिस्टेंस होने की वजह से ये दो लेयर क्या हो गए, ऐसे स्लाइड हो गए। और स्लाइड होने की वजह से कुछ भी वाइब्रेशन है या कुछ है वो क्या कर देगा, वो एब्जॉर्ब कर देगा। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेफाइट का एज ए लुब्रिकेंट यूज होता है। सो ये दोनों कार्बन के ही टाइप्स है, कार्बन के एलोट्रोप्स, एक डायमंड है, एक बन गया ग्रेफाइट बन गया। दोनों के स्ट्रक्चर क्या है वो देख लिए, लेकिन स्ट्रक्चर की वजह से एक क्या है, बैड कंडक्टर है, तो एक क्या है, गुड कंडक्टर है। सो यही दो डिफरेंस, इसी की वजह से मैंने आगे लाइन में क्या लिखा था, यूजुअली कोवैलेंट सॉलिड्स आर बैड कंडक्टर। अगर डायमंड में देखो तो वो बैड कंडक्टर है, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल है लाइक ग्रेफाइट, वो क्या हो गए, गुड कंडक्टर भी हो सकते हैं। सो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप, कोवैलेंट सॉलिड। अभी हम देखते हैं थर्ड टाइप, मेटालिक सॉलिड। दो टाइप के सॉलिड हो चुके हैं। अभी कौन सा बचा, मेटालिक सॉलिड। कैसे सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड में कैसे बॉन्ड बनेंगे, मेटालिक बॉन्ड ही बनेंगे। कैसे बनते हैं मेटालिक बॉन्ड, तो एक एग्जांपल लेते हैं आयन का। ये आयन है, उसका कोई एक एटम, आपको पता है आयन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। जिसे हम बोलते थे ना 3d6 4s2, कुछ ऐसे, कुछ उसका आउटर मोस्ट शेल का वैलेंसी मतलब इस तरह से बनती थी 3d6 4s2। और इसमें ऐसा कुछ था कि पहले d ऑर्बिट फिल होती थी, फिर बाद में s, जो पाउली और ऑफबाउ के जो प्रिंसिपल थे उसके हिसाब से। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो 8 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट मैं यहां कर देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे कुछ 8 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये Fe को एक नाम देता हूं मैं, उसे क्या बोलेंगे, कर्नल। और कर्नल का मतलब क्या, कर्नल के अंदर आएगा क्या, एक तो न्यूक्लियस, एक क्या होगा, न्यूक्लियस, और होगी इनर शेल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया नहीं है, मैंने सिर्फ आउटर शेल के लिए दे, लेकिन अंदर के तो हो गए 1s 2s, और वो सब मिलके ये क्या हो गया, एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कौन से चार्ज पे होगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होगा, और इनर शेल इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। और वही दोनों कनेक्ट होके क्या बनेंगे, कुछ बॉन्डिंग बनाते हैं। और यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल के 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बना दिए। अभी जरूरी थोड़ी है कि कोई एक सब्सटेंस के अंदर एक ही एटम होगा, एक एटम तो होता नहीं है, उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे एटम्स हो गए। तो मैं एक Fe यहाँ पर भी बना देता हूँ, एक Fe यहाँ पर भी बना देता हूँ, एक Fe यहाँ पर भी बना देता हूँ, Fe यहाँ पर भी बना देता हूँ। अभी उस सबके क्या करता हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप कहीं पर भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ कर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा होगा। यहाँ पर भी एक Fe होगा, यहाँ पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन का क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन का जैसे दरिया हो गया, पूरा समुद्र हो गया। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सी, इलेक्ट्रॉन सी बोलते हैं। और यही दोनों के बीच में कर्नल और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और ये मेटालिक बॉन्ड क्या हो गए,
मेटल के अंदर पूरा मेटल का मेटालिक बॉन्ड है तो सारे मेटल के अंदर ही हो गए। अभी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, तो मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटल कैसे होते हैं, हार्ड, बट सम मेटल्स आर सॉफ्ट। कुछ ऐसे मेटल भी हो कैसे सॉफ्ट है, लाइक मैं यहां पर लिखता हूं सोडियम। सोडियम क्या होता है तो मेटल ही लेकिन सॉफ्ट होता है। फिर गुड कंडक्टर, बट ऑब्वियस फ्री इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा है तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट भी ज्यादा करेंगे, तो वो क्या हो गया, मेटल गुड कंडक्टर। थर्ड पॉइंट है कि वो क्या होता है, लस्टर। लस्टर मतलब चमकीले, लस्टर, और कुछ कलरफुल भी होते हैं, कलरफुल, कुछ मेटल कलर भी होते हैं उसके। फोर्थ है सोनोरस साउंड। सोनोरस का मतलब क्या, जब दो मेटल को टकराओ तो वो क्या टन करके एक आवाज आएगी, जैसे बेल की आती थी, तो वैसे ही उसमें क्या होगा, सोनोरस साउंड होगा। फिर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी इसके अंदर भी ये आएगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो एक पॉइंट वही है, व्हेन वी इंक्रीज्ड टेम्परेचर, कंडक्टिविटी में क्या फर्क आना चाहिए। आयनिक सॉलिड में तो क्या था, आयन इंक्रीज हो जाते थे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती थी। मेटल में क्या होगा, जब भी मेटालिक सॉलिड के अंदर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये जो कर्नल है वो क्या होने लगेंगे, वाइब्रेट होने लगेंगे। सो इनिशियली तो क्या होगा, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन कुछ टेम्परेचर के बाद ये क्या होगा, वाइब्रेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूविंग शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्जन शुरू हो जाएगा, और जो हीट और ट्रांसमिट करनी चाहिए थी इलेक्ट्रिसिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। ये क्या होगा, ये वाइब्रेट हुआ तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन हट गए तो एक किसके पास चला गया, दूसरे पॉजिटिव के पास, तो दो पॉजिटिव मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्जन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में भी क्या होना शुरू हो जाएगा, रिपल्जन, और रिपल्जन की वजह से मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाएगा और वो ट्रांसमिट क्या कर देगा, कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। सो व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर इनिशियली कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज, बट आफ्टर सम टाइम it will start to reduce, ओके, और वो धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, अपनी कंडक्टिविटी डिक्रीज करना शुरू कर देगा। ठीक है, सो मेटालिक बॉन्ड में क्या था, एक तो वो कर्नल होता है जिसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन सी, और उससे न्यूक्लियस और ये कनेक्टेड क्या होगी, कर्नल, एक टाइप का मेटालिक बॉन्ड बना देंगे। मेटालिक क्या होते हैं, मेटल हार्ड, बट कुछ ऐसे भी मेटल है जो सॉफ्ट है, लाइक सोडियम, गुड कंडक्टर बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव सम मच फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट आराम से ट्रांसमिट हो जाएगी। लस्टर चमकीला एंड कलरफुल भी होते हैं कुछ मेटल्स। सोनोरस साउंड क्रिएट करते हैं व्हेन वी स्ट्राइक टू द मेटल्स, दो मेटल को स्ट्राइक करोगे तो वो सोनोरस एकदम टन जैसा साउंड क्रिएट करेगा। और लास्ट पॉइंट है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी मेटालिक सॉलिड, कंडक्टिविटी इनिशियली बेस पर क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट रिड्यूसिंग। उसका टेम्परेचर जितना बढ़ता जाएगा उसकी कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। सो ये थर्ड पॉइंट है मेटालिक सॉलिड। पहला हो गया आयोनिक, सेकंड हो गया कोवेलेंट, और थर्ड है मेटालिक सॉलिड। अभी जो लास्ट बचा वो क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो अभी देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी हम देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लास्ट पॉइंट है, फोर्थ टाइप, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब तक किसके किसके बीच में बॉन्डिंग बन रहा था, आयन के बीच में, एक आया मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड था, और अभी लास्ट है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्डिंग कैसे बनते हैं। तो इसके अंदर फर्दर तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है। पहला क्लासिफिकेशन है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर
कैसे फोर्सेस होते हैं, तो इसके सॉलिड दो कैसे कनेक्टेड होते हैं, वो दो कनेक्टेड होते हैं कोई वीकेस्ट फोर्स से, और वो फोर्स की वजह से वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो फोर्सेस क्या होते हैं, कौन से फोर्स हो गए, तो आप एक वीकेस्ट फोर्स स्टैंडर्ड 11 में पढ़ चुके हो, कौन सा फोर्स था वो, लंदन फोर्स। ओके, तो वही वीकेस्ट फोर्स के थ्रू, मतलब ये किससे कनेक्टेड होते हैं, लंदन फोर्स से। और लंदन फोर्स की वजह से, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, वीकेस्ट फोर्स भी बोल सकते हैं, और ये वीकेस्ट फोर्स की वजह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अभी ये वीकेस्ट फोर्स से जुड़े हुए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है, जो हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, हाइड्रोजन है, ये सब क्या होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता, ये H बॉन्ड H क्या दिखाता है कि वो एक दूसरे से कोई वीक फोर्स से कनेक्टेड है, और वो क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग बन के कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और ये फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड फोर्स तो क्या है, वीक है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, एकदम सॉफ्ट होगा। सेकेंड पॉइंट, एट द रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल सिचुएशन, रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर वो कैसे फॉर्म में मिलेंगे, एट द रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैसा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दे गेट, मतलब वो किसके मिलेंगे, दे विल इन गैसियस स्टेट, किसके अंदर मिलेंगे, वो गैसियस स्टेट के अंदर मिलेंगे। मतलब नॉर्मली हमें ये गैसेस की, हमें ये हीलियम, नियोन, आर्गोन, H2, ये सब हमें रूम टेम्परेचर में कैसे मिलते हैं, गैसियस स्टेट में मिलते हैं। बट ऑब्वियस ये कैसे हो गए, बैड कंडक्टर, ये कैसे हो गए, बैड कंडक्टर। सो ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या होते हैं, कोई वीकेस्ट फोर्स से जुड़े होते हैं, वो वीकेस्ट फोर्स क्या होता है, लंदन फोर्स, और इन लंदन फोर्स की वजह से हीलियम, नियोन, आर्गोन, हाइड्रोजन जैसे गैसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। कैसे होते हैं, वीक होता है, मतलब ये सॉफ्ट मटेरियल है, बैड कंडक्टर है, एंड एट द रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो कैसे मिलेंगे, गैसियस स्टेट में ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको सॉलिड कैसे बनाएंगे, सॉलिड बनाने के लिए उसको प्रेशर देके फिर पार्टिकल्स को नजदीक लाके इसको हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं, नॉन पोलर की जगह अभी क्या आएगा, पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मतलब जिसके अंदर पोलरिटी होती है, वो आप 11th में वो भी देख चुके हो कि कैसे पोलरिटी होती है। तो सेकंड पॉइंट है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में एक एग्जांपल लेते हैं, HCl। इसमें कौन सी पोलरिटी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे कनेक्टेड होते हैं, ऐसे, यहां पर भी ये HCl जो कनेक्टेड है, H और Cl, ये दोनों के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा। इसके ये Cl ये H के साथ क्या होगा, कुछ फोर्स की वजह से थोड़ा उसकी ओर खींचा हुआ होगा। ठीक है, तो ये फोर्सेस क्या हो गया, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब पोलर बॉन्ड। ओके, तो ये हम क्या बोल सकते हैं, इसको मॉलिक्यूलर फोर्स बोल दो, कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, लेकिन कैसे, कोई Cl दूसरे मॉलिक्यूल के H के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये भी क्या होता है, सॉफ्टी होता है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्गर देन, जो हमने आगे देखा नॉन पोलर, स्ट्रॉन्गर देन नॉन पोलर सॉलिड्स। नॉन पोलर सॉलिड्स के बीच में जो बॉन्ड था उससे ये थोड़ा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ये भी क्या होता है, बैड कंडक्टर। और लास्ट बैड कंडक्टर तो है ही, और ये हमें इनिशियल मतलब रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में किस में मिलेगा, गैसियस स्टेट में ही मिलेगा। ये HCl में कैसे मिलता है, गैस में ही मिलता है, लेकिन उसको लिक्विड या सॉलिड कैसे बनाते हैं, उसको प्रेशर करके मॉलिक्यूल्स को पास लाके। ठीक है, तो ये हो गया पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एंड लास्ट क्लासिफाइड, तीसरा कौन सा है, तीसरा होगा
हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन और कोई एटम, उसके अंदर बॉन्ड किसके बीच में बनता है? हाइड्रोजन और फोन के बीच में। अब ये फोन क्या है? तो फोन F मतलब हो जाएगा फ्लोरीन, O हो जाएगा ऑक्सीजन, N हो जाएगा नाइट्रोजन। ये तीन के बीच में क्या होगा? हाइड्रोजन, और ये तीन के साथ क्या बना सकते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो एक एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, H और F, ये एटम्स और ये मॉलिक्यूल्स, उसके बाजू में भी HF होगा ये, और ये F और H एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। सेम वैसे ही पानी में देखते हैं H2O, कैसे? HOH, यहां पर भी क्या होगा? HOH, और एक यहां पर ले लेते, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कुछ न कुछ फोर्स की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, और ये जो H और O के बीच में बनता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है? ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट? पोलर और नॉन पोलर के बीच में, दोनों से स्ट्रॉन्गर है। ओके, थर्ड, ये भी क्या हो जाएंगे? बेड कंडक्टर। अभी आप बोलोगे कि सर पानी तो कंडक्टिंग मटेरियल है, लेकिन यहाँ पानी का जब वो लिक्विड फॉर्म में होता, हम तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें हम देख रहे हैं? सॉलिड के अंदर। मतलब पानी की जगह क्या आएगा उसका? सॉलिड फॉर्म आइस, और आइस इतना कंडक्टिंग नहीं होता। ओके, सो ये स्ट्रॉन्गेस्ट है किसमें? पोलर और नॉन पोलर के बीच में, दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। थर्ड, ये क्या होगा? बेड कंडक्टर है, लेकिन कौन से फॉर्म में? पानी के आइस फॉर्म की बात चल रही है। ठीक है, सो ये बेड कंडक्टर है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरह से, हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्डिंग बना सकता है? हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये तीन के साथ वो क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बना सकता है, बॉन्डिंग कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वो क्या होते हैं? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर वो हमें मिलेंगे वॉलेटाइल लिक्विड के फॉर्म में। अभी वॉलेटाइल लिक्विड मतलब क्या? जो भाप बनकर उड़ जाते हैं, या तो फिर सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस जो हमें मिलता है वो। लेकिन आइस भी क्या होगा? धीरे 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 मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ वॉलेटाइल लिक्विड है जिसको थोड़ा भी टेम्परेचर मिले तो वो क्या हो जाएगा? भाप बन के उड़ जाएगा। सो इस फॉर्म में हाइड्रोजन हमें बॉन्डिंग वाले पार्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो टोटल आज के देखा हमने कितना? 4 पूरा सेकंड नंबर का क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर क्या क्या थे? 4 टाइप के बॉन्डिंग थे। पहला वाला कौन सा था? आयोनिक सॉलिड। सेकंड क्या था? कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड क्या था? मेटालिक सॉलिड। एंड फोर्थ है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूल के अंदर भी 3, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो ये आपका क्लासिफिकेशन पोर्शन किसका क्लासिफिकेशन था? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, या तो फिर आप बोल सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम क्रिस्टलाइन की बात करेंगे। ठीक है, इसमें अमोर्फस नहीं आएगा। तो ये आज का वीडियो में आपको होप समझ में आ गया होगा सब। तो ये वीडियो को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में, आप डाउट हो तो पूछ सकते हो। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताइए, अभ्यास एकेडमी के बारे में बताइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो मैंने कल लास्ट वीडियो में बताया था कि अभ्यास एक्सेल अभ्यास एजुकेशन हब करके हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है, जिसके अंदर बहुत सारे नोट्स और वीडियोस, आपको बहुत सारी चीजें उसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, और उसको आप प्ले स्टोर पे जाके सर्च करके आराम से डाउनलोड कर दो, और उसके अंदर से आप जो भी है एडवांटेज ले लो उसका। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। फर्दर हम चालू करेंगे स्टडी स्टेट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।